नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। आज के इस लेक्चर में हम क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना बनाना सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना का क्या स्वरूप होता है और किन किन चरण का पालन करते हुए, किन किन स्टेप्स, किन किन पदों का अनुपालन करते हुए हम क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। आते हैं अपने मुख्य विषय पर, क्रियात्मक परिकल्पना। जी हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना कहा जाता है और समस्या के वास्तविक कारणों के निवारण हेतु क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। यह किसी समस्या का संभावित या अस्थायी समाधान होता है। जैसा कि हमने व्यवहारपरक अनुसंधानों के लिए जब परिकल्पना की परिभाषाएं देख रहे थे तो उसमें था कि परिकल्पना अध्ययन की जा रही समस्या का प्रस्तावित उत्तर है, जो कि जॉन सी टाउनसेंड के द्वारा दिया गया था। वह यहाँ पर भी लागू होता है कि परिकल्पना अध्ययन की जा रही समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। या चैपलिन ने जो परिभाषा दिया था कि परिकल्पना एक पूर्वानुमान है जो अस्थायी स्पष्टीकरण का कार्य करती है, तो यहाँ भी परिकल्पना एक पूर्वानुमान है जो अस्थायी स्पष्टीकरण का कार्य करती है। हमारे द्वारा बनाई गई क्रियात्मक परिकल्पना सही है या वास्तविक है या गलत है, इसका पता हम जब परिकल्पना पर परीक्षण प्रारूप बनाते हैं, परिकल्पना के लिए परीक्षण अभिकल्प बनाते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारी परिकल्पना सही है या हमारी समस्या के समाधान का वास्तविक या स्थायी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है कि नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान में प्रायः दिशात्मक परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। हमने व्यवहारपरक अनुसंधानों में देखा था कि अनुसंधान के लिए हम डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एवं नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी दिशात्मक, आदिशात्मक एवं शून्य परिकल्पना बनाते हैं। परंतु क्रियात्मक अनुसंधान में हम प्रायः दिशात्मक परिकल्पनाएं ही बनाते हैं। अब हम देखते हैं क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण के कौन कौन से चरण हैं, किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए कि हम क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्रियात्मक परिकल्पना आसानी से और सही पूर्वक बना सकें। तो जिसमें से एक है कि जब समस्या का विशिष्ट रूप निर्धारित हो जाता है, या सबसे पहले यूँ कह सकते हैं कि समस्या का विशिष्ट रूप निर्धारित करते हैं। समस्या का विशिष्ट रूप निर्धारित हो जाने के बाद उसके संभावित कारणों की सूची निर्मित करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। संभावित कारणों का उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अभी हम आगे चल के जो हमारे उपयुक्त कारण होंगे उनका साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में पाए गए उपयुक्त कारणों को संभावित समाधान के रूप में लिखा जाता है। और जब मूल्यांकन में पाए गए उपयुक्त कारणों को संभावित समाधान के रूप में हम लिखते हैं तो वही हमारा जो संभावित समाधान है वही हमारा क्रियात्मक परिकल्पना बन जाती है या हमारी क्रियात्मक परिकल्पना कहलाती है। क्रियात्मक परिकल्पना में दो पक्ष का अनुपालन किया जाता है। पूर्व में इसके संदर्भ में वर्णन किया गया था कि इसमें दो पक्ष होते हैं, जैसे एक है क्रिया पक्ष और दूसरा है लक्ष्य पक्ष। जब हम क्रियात्मक परिकल्पना बनाते हैं तो इन दो पक्षों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि क्रियात्मक परिकल्पना में क्रिया पक्ष एवं लक्ष्य पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी तो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा या हमारा क्या लक्ष्य प्राप्त होगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक समस्या हम लेते हैं। समस्या का विशिष्ट रूप इस प्रकार है कि कक्षा 7 के हिंदी विषय के छात्रों द्वारा उच्चारण करने में या लिखने में वर्तनी संबंधी जो छ और क्ष से संबंधित अशुद्धियों का किया जाना है। ये हमारा विशिष्ट समस्या है, समस्या का विशिष्ट रूप है।
जिसको हम परिभाषित एवं सीमांकित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इसके संदर्भ में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगी। यदि शिक्षकों द्वारा आदर्श उच्चारण प्रस्तुत किया जाए तथा शिक्षण में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके छात्रों के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए तो छात्रों का उच्चारण दोष दूर होगा। यहाँ जो रेड कलर से प्रदर्शित हो रहा है कि यदि शिक्षकों द्वारा आदर्श उच्चारण प्रस्तुत किया जाए तो शिक्षण में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके छात्रों के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए तो छात्रों का उच्चारण दोष दूर होगा। ये जो रेड कलर से प्रस्तुत हो रहा है ये हमारा क्रिया पक्ष है, और जो ब्लू कलर से प्रदर्शित हो रहा है उच्चारण दोष दूर होगा, ये हमारा लक्ष्य पक्ष है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मुख्य रूप से दो अक्षर का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है यदि और दूसरा है तो। यदि से प्रस्तुत किया जाएगा हमारा क्रिया पक्ष, और तो के बाद जो होगा वो हमारा लक्ष्य पक्ष होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि क्रियात्मक परिकल्पना में दो पक्षों का अनुपालन किया जाता है, यानी क्रियात्मक परिकल्पना में दो पक्ष होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं क्रियात्मक परिकल्पना के जो चरण हैं उन चरणों को कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पालन करके उपयुक्त रूप में क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है समस्या का विशिष्ट रूप निर्धारित करना। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम यहाँ एक नया उदाहरण लेंगे कि कक्षा 9 में विज्ञान शिक्षक द्वारा रसायन विज्ञान पढ़ाते समय छात्रों द्वारा रुचि न लेना तथा अंतरक्रिया न किया जाना। यह एक हमारी विशिष्ट समस्या हुई। समस्या का परिभाषित एवं सीमांकित रूप आपके सामने प्रस्तुत है। इसके हम कारण अगले स्टेप में हम इनके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। कारण है शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण विधि प्रयोग न किया जाना। एक कारण यह हो सकता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, एप्रोप्रिएट शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है शिक्षक द्वारा प्रभावी सहायक सामग्री का प्रयोग न किया जाना। शिक्षक परंपरागत तरीके से पढ़ा रहा है या घिसे पीटे पुराने सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ा रहा है या सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहा है, यह कारण हो सकता है। तीसरा है कक्षा का वातावरण प्रभावी न होना। नेक्स्ट है छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार लचीला न होना। नेक्स्ट कारण है कक्षा में छात्रों के प्रश्नों का उचित समाधान न मिल पाना। जब विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक या अपने पढ़ाने में व्यस्त रहता है, अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझता है, इसलिए छात्रों के प्रश्नों का उचित समाधान नहीं बताता है या छात्रों पर ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा व्याख्यान के समय छात्रों पर उचित ध्यान ना दिया जाना, यानी छात्र पूछते रहे, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, छात्र कक्षा में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर शिक्षक का ध्यान ना जाना, केवल अपने व्याख्यान में ही बिजी रहना, व्यस्त रहना। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा अपने विषय अध्यापन पर अधिक केंद्रित रहना तथा छात्रों के गृह कार्य पर ध्यान ना देना। कभी कभी होता है हफ्तों छात्रों का गृह कार्य चेक नहीं हो पाता है, इसके कारण भी छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है छात्रों का आलसी होना। कभी कभी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, जिसके कारण भी कक्षा में वह ध्यान नहीं देते हैं, और जब ध्यान नहीं देंगे तो उनकी समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता है। अब हम इन कारणों का उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है, इस तरह से फॉर्मेट बनाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं स्ट्रिक्टली इसी फॉर्मेट का पालन करें आप, लेकिन इस तरह से बना लेना उपयुक्त होता है। हम समस्या को यहाँ प्रदर्शित कर दे रहे हैं कि किस समस्या के संदर्भ में हमने इन कारणों का विश्लेषण किया है। यह हमारी समस्या है, यहाँ पर छोटा छोटा प्रदर्शित हो रहा है, हो सकता है देखने में असुविधा हो, तो पीछे हमने इसका वर्णन किया है। यहाँ मात्र इसके फॉर्मेट को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ताकि सही से आपके समझ में आ जाए, हमने इस रूप में प्रस्तुत किया है।
कारण मान लीजिए एक है शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण विधि प्रयोग न किया जाना। तो इसके लिए साक्ष्य क्या है, कैसे पता चला कि शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? तो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा का अवलोकन किया जाता है तथा छात्रों से पृष्ठपोषण भी लिया जाता है और इस अवलोकन और पृष्ठपोषण के आधार पर शिक्षक को सूचना दी जाती है कि आपके क्लासरूम में प्रभावी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कारण है शिक्षक द्वारा प्रभावी सहायक सामग्री का प्रयोग ना किया जाना। इसके लिए कक्षा के छात्रों से पूछकर पता किया जाता है कि शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण प्रभावी ना होना। ये भी छात्रों द्वारा कक्षा में शोर अगर करते हैं तो उससे पता चलता है कि कक्षा का वातावरण प्रभावी नहीं है, जिसके कारण पठन पाठन में असुविधा होती है और उसमें बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार लचीला ना होना। अगर छात्रों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो भी छात्र उलझन में रहेंगे और अपनी समस्या का समाधान नहीं पाएंगे, जिसके कारण भी उनका पढ़ने से अरुचि हो जाएगी और वो शिक्षक से अंतरक्रिया नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे। इस कारण का पता छात्रों द्वारा प्राचार्य को सूचना दे दिया जाता है। इससे भी पता चल जाता है कि अगर कभी कभी अगर शिक्षकों के शिक्षण से छात्र असंतुष्ट हैं तो वो भी अपने प्राचार्य से इसकी सूचना देते हैं कि हमें उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। अन्य कारण है एक कक्षा में छात्रों के प्रश्नों का उचित समाधान न मिल पाना। यह छात्रों की शिकायत के आधार पर पता चलता है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान के समय छात्रों पर उचित ध्यान न दिया जाना। ये छात्रों से पूछकर पता लगता है कि शिक्षक द्वारा छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है या नहीं ध्यान दिया जाता है, इससे पता चला। शिक्षक द्वारा अपने विषय अध्यापन पर अधिक केंद्रित रहना तथा छात्रों के गृह कार्य पर ध्यान न देना। ये छात्रों के गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करके पता चलता है कि उनके गृह कार्य को जांचा नहीं गया है, काफी दिनों से नहीं जांचा गया है, या उनके जो द्वारा गलतियां की गई है उसमें सुधार नहीं किया गया है। और लास्ट है छात्रों का आलसी होना। छात्रों के द्वारा शिक्षक के प्रश्नों का जब उत्तर नहीं दिया जाता है और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है तो शिक्षक स्वयं समझ जाता है कि छात्र आलसी है, क्योंकि अन्य छात्रों की तुलना में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। तो इस तरह से ये जो प्रभावी कारण थे इनका एनालिसिस किया गया और पाया गया कि हाँ, वास्तव में ये कारण जेन्युइन है, वास्तविक कारण है, जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। इसके निवारण के लिए, इन सब कारणों को निवारण के लिए क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया जाता, जिससे समस्या का समाधान हो सकता है। हम ऐसा करते हैं कि जब परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो परिकल्पना निर्माण करते समय यह सावधानी रखते हैं कि एक साथ कई या एक से अधिक कारणों का समाधान हो सके। तो हो सकता है आपकी जो समस्या है उससे संबंधित एक से अधिक परिकल्पनाएं भी बन सकती हैं, 2 या 3 परिकल्पनाएं भी एक समस्या के अंतर्गत बन सकती हैं। यहाँ पर हम कुछ परिकल्पनाओं को बना रहे हैं और उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। परिकल्पनाएं जो हम बनाएंगे कुछ इस तरह से होंगी, जैसे यदि शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण विधि एवं उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग करके अध्यापन कार्य किया जाए तो कक्षा का वातावरण प्रभावी होगा तथा छात्रों का आलसपन भी दूर होगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। यहाँ हमने लिया कि यदि शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण विधि एवं उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग करके अध्यापन कार्य किया जाए, तो यहाँ 2 हमने कारण को लिया कि प्रभावी शिक्षण विधि नहीं अपनाते हैं, उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन दोनों को हमने लिया कि अगर इन दोनों का प्रयोग करके अध्यापन कार्य किया जाए, यह हमारा क्रिया पक्ष हुआ, तो कक्षा का वातावरण प्रभावी होगा तथा छात्रों का आलस्यपन भी दूर होगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। ये हमारी लक्ष्य पक्ष हुआ। यदि से जो शुरू किया गया वह क्रिया पक्ष होता है और तो के बाद जो शुरू होता है वो हमारा लक्ष्य पक्ष होता है। अब यहाँ पर हमारे सभी कारणों का निवारण नहीं हो पाया है, तो हम एक परिकल्पना और बनाएंगे। दूसरी परिकल्पना कुछ इस तरह से बन के आती है कि यदि शिक्षक द्वारा छात्रों के प्रति अपना व्यवहार लचीला बनाकर उनके समस्याओं का समाधान किया जाए तथा उनके गृह कार्य पर ध्यान दिया जाए
तो छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी एवं वे कक्षा में अंतरक्रिया करेंगे। यहाँ और भी कारणों को हमने ले लिया कि यदि हमारा क्रिया पक्ष है, यदि शिक्षक द्वारा छात्रों के प्रति अपना व्यवहार लचीला बनाकर उनके समस्याओं का समाधान किया जाए तथा उनके गृह कार्य पर ध्यान दिया जाए। अब इसके बाद हमारा लक्ष्य पक्ष आएगा, तो छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी एवं वे कक्षा में अंतरक्रिया करेंगे। हमारी समस्या यही है कि छात्रों द्वारा रुचि न प्रदर्शित करना तथा कक्षा में अंतरक्रिया न करना। तो इन दोनों परिकल्पनाओं के माध्यम से हमारी हमारी जो क्रियात्मक समस्या है उस समस्या का समाधान हो सकता है। अब यह परिकल्पना हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यह एक अस्थायी समाधान हमने बनाया है। अब इस परिकल्पना का हम परीक्षण करेंगे, उपयुक्त रूपरेखा के माध्यम से हम परीक्षण करेंगे। उसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में, अगले लेक्चर में करेंगे कि कैसे हम क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षण करते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय के दृष्टिकोण से उसका वर्णन करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और आपके लिए उबाऊपन होगा। तो उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगर यह आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य इसकी सूचना दें। हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें, जिससे हम अगले लेक्चर में समाहित करके उन कमियों को दूर करके हम लेक्चर को और प्रभावी बना सकें। आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।